आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के बारे में, जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है उस बारे में। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पॉलिटिकल साइंस अन्य समाज विज्ञानों की भांति मनुष्य का अध्ययन करता है, किंतु मनुष्य के राजनीतिक पक्ष, मनुष्य के जीवन के राजनीतिक पक्ष का। राजनीति राज्य से जुड़ा हुआ है, राज्य के प्रकार, सरकार क्योंकि राज्य का मूर्त रूप है तो सरकार का अध्ययन। लेकिन क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, व्यक्ति परिवर्तनशील है, राज्य परिवर्तनशील है, तो जो सब्जेक्ट, जो डिसिप्लिन उसका अध्ययन कर रहा है, यानी राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों की तरह, उसमें भी परिवर्तन आया। जो राजनीति विज्ञान परंपरावादी थी, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था, वो अपर्याप्त होने लगी नए सिस्टम्स को समझने के लिए। वॉल्टर बेजहॉट, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस, इन थिंकर्स ने परंपरागत अध्ययन की जगह यथार्थवादी अध्ययन पर बल दिया। और वो देखने लगे, उनको महसूस होने लगा कि जो अध्ययन पहले हो रहे थे वो क्योंकि मूल्यों पर अत्यधिक जोर था, आदर्शों पर अत्यधिक जोर था, वो यथार्थ से दूर हो रहे थे। तो इन थिंकर्स ने यथार्थवादी अध्ययन पर बल दिया। वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक व निश्चयात्मक बनाना चाहते थे, एक साइंस की बात है। 1925 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के सम्मेलन में चार्ल्स मेरियम ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तकनीकों व प्रविधियों के विकास पर बल दिया कि जैसे और साइंसेस में जिस तरह की टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, जो तकनीकें यूज़ हो रही हैं, उस तरह से राजनीति विज्ञान में भी होना चाहिए। 1930 में हैरोल्ड लासो ने एक बुक लिखी जिसका नाम था साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। उन्होंने उसमें राजनीतिक घटनाओं और क्रियाओं की व्याख्या के लिए फ्रॉइड के मनोविज्ञान को आधार बनाया और जो साइकोलॉजी के जो टेनेट्स थे उनको यूज़ किया। इनफैक्ट हम ये देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरे विश्व में परिवर्तन हुआ, जिस तरह से नए जो देश जिन्होंने आज़ादी प्राप्त की, नए जो स्वतंत्र प्रदेश उभर कर आए और उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया, लेकिन क्योंकि उनकी सोशल सिस्टम्स, उनकी सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से भिन्न थी वेस्टर्न सिस्टम से, जो पाश्चात्य देश थे जहाँ पर बहुत समय से डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहे थे, उससे ये नए देश बिल्कुल भिन्न थे, अलग थे। तो इन नए देशों को समझने के लिए, नए देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के, यहाँ के राज्यों और सरकारों को समझने तक के लिए जो पुराने जो तरीके थे, जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान था, वो अपर्याप्त लगने लगा। विश्व स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन आए थे, मानव समाज में, संस्कृति में, तो नेचुरल की अवधारणाओं में भी परिवर्तन आया। और इस नए वातावरण के में एक बुक लिखी चार्ल्स मेरियम ने, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, और उन्होंने उसमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के ऊपर बल दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक स्वरूप प्रारंभ हो जाता है 1920s से, ऑलमोस्ट हम ही कह सकते हैं। अब ये जो आधुनिक दृष्टिकोण शुरू हुआ, या जिसको हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं राजनीति विज्ञान का, वो राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या देता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में हम देख चुके हैं कि वो राज्य और सरकार के अध्ययन को राजनीति विज्ञान कह रहे हैं। अब आधुनिक दृष्टिकोण में उन्होंने क्या परिभाषा दी, आइए ये देखते हैं। जैसे कि आप स्लाइड्स पे देख सकते हो, पहली जो परिभाषा है, पहली जो चीज़ देखने में आई, उन्होंने राज्य और सरकार से हटाकर बात की कि राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है, कि मनुष्य क्या कर रहा है। केवल औपचारिक अध्ययन से हटकर हम यथार्थ अध्ययन की ओर बढ़ रहे हैं। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। हम जानते हैं कि मानव के जो राजनीतिक व्यवहार है और उसकी जो क्रियाएं हैं, उसके जो राजनीतिक कारक है,
उसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और जितने भी गैर राजनीतिक कारक है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि वो चीज़ें भी राजनीति को प्रभावित करती हैं। आप यही कंपैरिजन देख लो कि डेमोक्रेसी यहाँ पर भी है, डेमोक्रेसी अमेरिका में भी है, डेमोक्रेसी यूके में भी है, पर सभी जगह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस तरह से कार्य करी, जिस तरह से काम कर रही है, वो अलग अलग है। यहाँ पर जैसे जातीय व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो गैर राजनीतिक तत्व हैं जैसे धर्म, जाति, इनका प्रभाव राजनीति पर है। इसीलिए जो आधुनिक राजनीतिक विचार वाले जो लोग हैं वो ये कहने लगे कि हमें राजनीतिक अध्ययन के साथ साथ अन्य बिंदु जो उसको प्रभावित करते हैं उसे भी अध्ययन करना होगा। इसलिए हम मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, मनुष्य की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। केवल संस्थाओं को और राज्य को नहीं देखने से काम नहीं चल सकता है। ए हर्ड एवं एस हंटिंगटन ये दोनों कहते हैं कि राजनीतिक व्यवहारवाद शासन को मानव और उसके समुदायों के कार्यों की एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकारता है। आप ध्यान दें कि क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यवहारवाद यानी जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है वो ये कहता है कि शासन को क्या मान रहे हैं? सिर्फ सरकार और राज्य नहीं, क्या कि मानव और समुदायों के कार्यों की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस, किसकी? मानव, मनुष्य और उसके जो समुदाय हैं, चाहे वो जाति समुदाय हो, चाहे वो लेबर ग्रुप्स हो, चाहे वो दूसरे तरह के एसोसिएशंस हो, इन सब के एक प्रक्रिया के रूप में उसे स्वीकार कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो उनके परस्पर साथ साथ रहने के कारण स्वतः ही पैदा होता है। ये जुविनले कहते हैं। जुविनले किस पर जोर दे रहे हैं कि राजनीतिक संबंध जिस तरह से भी बन रहे हैं अलग अलग एसोसिएशन से, क्योंकि वो साथ साथ होते, एक व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी हो सकता है, किसी ऑफिस का व्यक्ति भी हो सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का हेड भी हो सकता है। तो ये जो पारस्परिक संबंध होता है, जो एक दूसरे पर जो असर डालते हैं, इन सब चीज़ों को भी समझना राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार एवं गतिविधियों की जड़ में जो मुख्य रूप से शक्ति का तत्व ही क्रियाशील रहता है, फिर वो चाहे परिवार हो या ऑफिस हो या स्टेट हो, हर एसोसिएशन में हम ये देखते हैं कि शक्ति का तत्व जो है वो मुख्य रहता है। और क्योंकि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, तो राज्य, जैसे मैक्स वेबर ने कहा है कि दैट इज़ द इंस्टीट्यूशन विच हैज़ द अथॉरिटी टू wield पावर। शक्ति के प्रयोग करने का आधिकारिक जो संस्था है वो राज्य माना गया है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कैप्लन मानते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी में संबंधित विषय है। इन दोनों की ही आप परिभाषाओं को देखो तो ये कह रहे हैं कि जो राजनीति है वो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखेंगे तो भी उसमें शक्ति का पुट है। अगर हम राज्य का क्रियाकलाप देखेंगे उसमें भी शक्ति का पुट है। तो शक्ति का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन माना गया है। जो तीसरा पॉइंट है वो है राजनीति विज्ञान राज व्यवस्था का अध्ययन। इस दृष्टिकोण में जो प्रमुख समर्थक हैं वो आमंड, डेविड ईस्टन, फैगन इत्यादि हैं। इसमें जो परिभाषा है वो समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में दी गई है। व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें बहुत सारी संस्थाएं, संरचनाएं होती हैं, जैसे कि संविधान, सरकार के 3 अंग, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत इत्यादि। और जो व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है वो भी इस राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग मात्र है। तो राजनीति विज्ञान संपूर्ण समाज व्यवस्था के एक अंग के रूप में
राज व्यवस्था की इन संरचनाओं की पारस्परिक क्रियाओं एवं संबंधों तथा व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये परिभाषा देते हैं राजनीति विज्ञान, जो राज्य व्यवस्था को के अध्ययन मानते हैं। तो इसमें क्या है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राज व्यवस्था है, वो सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। और इस राजनीतिक जो व्यवस्था है, जो राज व्यवस्था है, उसकी जो संरचना है, उसके अलग अलग जो घटक हैं, उसके बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं, अंतक्रियाएं हो रही हैं, उनके संबंध है, उनका जो उन संबंधों का जो राजनीतिक व्यवहार या राजनीतिक पुट है, जो राजनीतिक पक्ष है, उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान राजनीति विज्ञान कहलाता है। जो नेक्स्ट बिंदु है वो है राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। अब यहाँ पर जो शब्द है वो क्या है? निर्णय प्रक्रिया। इस दृष्टिकोण के जो समर्थक है वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो प्रमुख संबंध है वो शासन से है, सरकार से है। और किसी भी शासन का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है निर्णय लेना, नीति संबंधी निर्णय लेना। इसीलिए राजनीति विज्ञान को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं ये लोग कि जो किसी शासन की नीति प्रक्रिया एवं उसके द्वारा नीति निर्माण का अध्ययन करता है, विशेषकर इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में। किसके? जो नीति प्रक्रिया है कि किस तरह से नीति निर्माण की जाती है, उसकी जो प्रक्रिया है, और नीति निर्माण किस तरह से होती है। दोनों ही चीज़ों को जो भी चीज़ें प्रभावित करती है वो सारा राजनीति विज्ञान में के जो परिभाषा है उसके अंदर माना जाता है। राजनीति विज्ञान में हम शासन के नाम पर निर्णय लेने का कार्य स्वयं व्यक्ति करते हैं, और इसलिए निर्णय की प्रक्रिया एवं निर्णय निर्माण पर निर्णयकर्ताओं के व्यक्तित्व, अभिरुचि, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, मानसिक स्तर, निर्णय लेने की शक्ति, सभी तत्वों का प्रभाव रहता है। जैसे हम ये कहें कि सरकार निर्णय लेती है, तो सरकार में प्रधानमंत्री कौन है, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है, उनकी सोच कैसी है, उनकी विचारधारा क्या है, उनके किस तरह से सोचते हैं, किस गुट से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं उनके निर्णयों को। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये सब भी निर्णय लेने की नीति प्रक्रिया और नीति निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर हमें राजनीति विज्ञान समझना है तो इन प्रक्रियाओं को, इन संबंधों को, इन चीज़ों को भी समझना आवश्यक मानते हैं। जो आधुनिक राजनीति विज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में जो भी चीज़ें, जो भी घटक, जो भी संबंध, जो भी चीज़ें प्रभाव डालती है, वो सारी चीज़ें जो राजनीतिक हैं उनका अध्ययन राजनीति विज्ञान में किए जाना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के जो आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं उनके लिए राजनीति विज्ञान की परिभाषा में बहुत ज़्यादा सर्वसम्मति नहीं है, बहुत ज़्यादा सभी लोग एक मत हैं ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है। उनके लिए विज्ञान एक वैज्ञानिकता प्रमुख मानी गई है। वस्तुतः वर्तमान काल में राजनीति विज्ञान में ये नई प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है कि आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोणों के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।